अस्सलाम वालेकुम जी। आफरीदी वाला क्वेश्चन हो गया था। डिस्काउंट वाली बात समझ आ गई थी। क्लास के बाद फिर आपने मुझसे क्लास के बाद ये पूछ लेना, ठीक है? किसी को मसला डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट में? अच्छा चलिए, क्वेश्चन 35 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन नई चीजें इसमें मिलेंगी, प्लस पुराने भी रिवाइज हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड वर्किंग का एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन और एक ये बैकवर्ड वर्किंग का एग्जाम लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे। एक आधा सवाल मैं और देख के रिवीजन प्लान में आपके रख दूंगा। तो ये 4-5 सवाल काफी हैं। अब ये नहीं कि सारे सवाल करने बैठ जाएंगे हम रिवर्स और फॉरवर्ड वर्किंग के। जब तरीका आ गया तो मैंने आपको बताया है कि 60-70% एडजस्टमेंट हर सवाल में एक जैसी होती हैं। उसके बाद एक दो ऐसी होती हैं जो हर दफा नई होती हैं। तो हर दफा नई वाली बस ठीक है, जब आएंगी तो देखेंगे, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 35, डिजिटल वर्ल्ड क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 30 जून ईच ईयर। इसके अलावा कौन सा सवाल था होमवर्क में? "28 साकिब इज अ सोल प्रोपराइटर"। इसमें किसी को मसला आया? इक्का दुक्का चलें, वो बाद में देखते हैं। ज्यादा मसला होना भी 28 में चाहिए था, 35 में, सॉरी। डिजिटल वर्ल्ड क्लोजेज इट्स अकाउंट्स ऑन 30 जून ईच ईयर। This year physical stock taking was delayed and carried out on 10 जुलाई 18. The cost of physical stock on that date, page 669, on that date was determined at 1126. ओके, 10 जुलाई को स्टॉक की कॉस्ट आ रही है 11, भाई साहब चुप कर जाएं प्लीज। 10 जुलाई को स्टॉक की कॉस्ट आ रही है 1126। ऐसे ही है। अब फौरन जंप करें रिक्वायरमेंट पे, पता लगे कि वो हमसे कहां पे जो है वो स्टॉक की कॉस्ट कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट 30 जून 18। ठीक है, अब 30 जून 18 का स्टॉक कह रहा है बता दो, ठीक है? और कैलकुलेट किस दिन किया है इसने? 10 जुलाई 18 पर। कितना? ठीक है, तो सबसे पहला काम इस किस्म के सवाल में ये किया करना है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम कहां पे मौजूद हैं और हमने कहां पे जाना है। अब इसका मतलब, अब ये तो इंटरिम पीरियड हो गया ना, ये तो सारा इंटरिम पीरियड है, ठीक है, दरमियानी अरसा। लेकिन हमने दरमियानी अरसे के एंड से दरमियानी अरसे के स्टार्ट पे आना है, तो हमें रिवर्स आना पड़ना है या फॉरवर्ड जाना पड़ेगा? अब हमने तो याद रखा हुआ है सिर्फ नॉर्मल वाला कि फॉरवर्ड जाते हुए ओपनिंग प्लस परचेज करते हैं। बस याद सिर्फ एक ही बात रखी हुई है, ओपनिंग प्लस परचेज, ठीक है? तो अगर हमने क्लोजिंग से वापस जाना है ओपनिंग की तरफ, रिवर्स वर्किंग करनी है, तो ओपनिंग प्लस सेल हो जाएगा, ठीक है? अब हमने यहां पर लिखना है स्टॉक और फौरन लिख लेना है प्लस एड। इसको ऐड को ऐसे करके साइड पे लिखें कि बाद में हम पर्दा डाल के रखें बस इसको जी। ऐड सेल्स, नेट सेल्स, और इनको किस पे लाना होता है? एड कॉस्ट, ठीक है? और अगर सेल्स ऐड हो रही हैं तो फिर परचेजेस क्या होंगी? लेस नेट परचेजेस, ठीक है? थोड़ा सा चलिए, ठीक हो गया जी। अब ये हमने एक बार लिख लिया ना, लेस और ऐड, बस ये देखो मैंने कोई सवाल मजीद नहीं पढ़ा और इस ऐड को मैंने कहा था कि पर्दा डाल देना इस पर। और अब इसको एंड तक आपने देखना ही नहीं है। आपने सोल्यूशन में देखा होगा कि सोल्यूशन के अंदर ऐड लेस इनको भी देखकर किया जा रहा था और सवाल आते हुए सोल्यूशन की समझ नहीं आ रही थी। तो ऐसा काम करेंगी नहीं,
हमारा जवाब वही निकल आएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमने क्या करना है, ऐड और लेस को एक बार डिसाइड कर लिया ना, रिवर्स वर्किंग है, तो हमने कहा क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आना है। हमें एक ही बात याद है, ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हुए ओपनिंग प्लस परचेज होता है, तो अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना है तो प्लस सेल करेंगे। बस एक बार ऐड सेल कर दिया और फिर नीचे लेस परचेज कर दिया। अब तसल्ली से लिखते रहते हैं। अब हमारा ये रूल डिसाइड हो गया है। अब हमें बता दो, हमें पता होना चाहिए कि उसने बता दिया हुआ है कि स्टॉक कितना है एट स्टॉक एज ऑन 10 जुलाई, ये गिवन है 10 जुलाई 2018। इस स्टॉक में ऐड करेंगे नेट सेल्स, इस स्टॉक से लेस करेंगे नेट परचेजेस, और हम पहुंच जाएंगे स्टॉक एज ऑन 30 जून 18, और यही हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो अब यहां तक पहुंचते हुए एक दो एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, कोई मसला नहीं। सवाल के नंबर कितने हैं देखिए, 10 में से 7-8 नंबर तो हम ले ही लेंगे। ठीक है, वो काम होगा जो हर बार होता है। सेल्स गिवन होती हैं, उनमें से सेल रिटर्न माइनस करनी है, परचेज रिटर्न माइनस करनी है, नॉट आर सेल नॉट आर परचेज माइनस करनी है, ऐड आर परचेज आर सेल करनी है। ठीक है, स्टॉक शीट की गलतियां आ जाएं तो उनको सही करना होता है नॉर्मली। ये एडजस्टमेंट्स तो हर सवाल के अंदर मौजूद ही होती हैं। ठीक है, ओके। यार मुझे कॉपी करवा के ला देते हैं ये क्वेश्चन बेटा, पूरी किताब कौन उठा के चले, वहीं से किसी से ले लें को। क्वेश्चन 35 फोटो कॉपी, ये यहां से कॉपी करवा दो, ये पेज मिल गया, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा यही दे दो, है आपके पास बुक? नहीं, बुक शेयर नहीं ना करनी, आपने उसके ऊपर कुछ लिखना होगा। नहीं नहीं, बाद में नहीं लिखना, कॉपी करा कर लो यार, रह जाओगे ना यार साथ साथ लिखते हुए। जज़ाकल्लाह जी। डिजिटल वर्ल्ड क्लोजेस अकाउंट्स ऑन 30 जून ईच ईयर। अब सब कुछ डिसाइड हो गया, बस अब शुरू करते हैं सवाल। दिस ईयर फिजिकल स्टॉक टेकिंग वाज डिलेड एंड कैरिड आउट ऑन 10 जुलाई 18। द कॉस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन दैट डेट वाज डिटरमिन्ड एट 1126। लिखा नहीं हमने, 11,26,000। थाउजेंड्स में कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो, रुपीज इन थाउजेंड्स, ये मैंने लिखा है कोशिश करके ऊपर, रुपीज इन थाउजेंड्स। कितना जी? 26। ठीक है। अच्छा, अब एक मसला हो सकता है, एंड पे आप जब सोल्यूशन मैच करेंगे तो क्योंकि सोल्यूशन का फॉर्मेट तो वैसे ही चेंज है, तो वो फिर पॉइंट्स को जरा ना थोड़ा सा ध्यान से अब हमने राउंड कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका सोल्यूशन बिल्कुल मैच कर जाए, आपको तसल्ली हो, वरना थोड़ी बहुत राउंडिंग होकर ऐसे डिफरेंस होगी तो माफी दे देना फिर। ओके, ये लिख लिया हमने, आगे बढ़े। ओके, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर 1। अच्छा ऐसा करते हैं, बहुत कम टाइम होगा लेकिन क्विकली आपने कोशिश करनी है, गलत सलत जैसा भी हो। एडजस्टमेंट 1 पढ़ें और उसका सलूशन नहीं दिल कर रहा, सवाल का सलूशन सफा अपना गंदा करने का दिल नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे, तो दिमाग में तो कर लें। 1 मिनट है, ऐसा तो नहीं ना कि मैं अब हर रोज आऊं और बस यहाँ पे कैसेट चलाऊं और फिर चले, जल्दी करें। 10 में से 8 नंबर तो आप लें। जी, कितने बच्चों ने कर ली एडजस्टमेंट? वेरी गुड। बाकी इधर देखें, अब बाकी उन्हें पढ़ तो लिया एटलीस्ट। परचेज इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। देखें जी, एक तो बच्चों को बाद में क्वेश्चंस बच्चे करते हैं ना बाहर आके, तो एक कंफ्यूजन नजर आ रही होती है। ठीक है, बच्चे कहते हैं जी ये मतलब क्या, आप क्या कह रहे होते हैं, इनवॉइस की बेस पे रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप कह रहे हैं कि गुड्स परचेज होंगी तब जब आएंगी तो आने पर रिकॉर्ड करें। तो भाई 99% केसेस ऐसे ही होते हैं कि जब गुड्स आती हैं तभी परचेज, वो इनवॉइस भी आती है और वो नॉर्मल रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जो इक्का दुक्का एक्सेप्शन होती है वो सवाल अलग करके बता देता है। एक बात। दूसरी बात, आप अकाउंटेंट्स हैं और अकाउंटेंट से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं परचेज सेल, और उनके पास हेड ऑफिस के अंदर आती हैं इनवॉइसेस, वो उसकी बेस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली तो चल ही ऐसा रहा है, जब गुड्स आई साथ इनवॉइस आई, उनके पास पहुंची, उन्होंने रिकॉर्ड कर दी।
गुड्स गई, उन्होंने कहा जी सेल हो गई है, इनवॉइस जनरेट हो गई, ठीक है। तो इनवॉइस की बेस पे नॉर्मली अकाउंटेंट जो है वो सेल रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि गुड्स चल पड़ी थी, इनवॉइस रह गई, गुड्स पहले पहुंच गई, इनवॉइस नहीं आई। अब इनवॉइस इस पीरियड की अगर बाद आई है तो अकाउंटेंट के पास बाद में गई, वो बाद में रिकॉर्ड करेगा, यहां पे तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ऐसे ही इनवॉइस पहले आ गई, गुड्स नहीं आई, अब वो हेड ऑफिस में बैठा होता है ना, नॉर्मली उसको नहीं पता होता। तो ये एक्सेप्शनल केसेस एक या दो होते हैं जो सवाल में अलग बताए होते हैं, जिनकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब 1.5 लाख 2 लाख टोटल परचेज हुई, उसमें से 1-2 परचेज के साथ ये गड़बड़ है, बाकी किसी के साथ तो गड़बड़ अज्यूम नहीं करते, उसको तो हम नॉर्मली लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है, सही है ना। तो परचेज कह रहा है इनवॉइस की बेस पर, क्या कह रहा है, परचेज इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स ड्यूरिंग यकम जुलाई टू 10 जुलाई अमाउंटेड टू 366 जी। परचेज एज पर क्वेश्चन लिखो, एज पर इनवॉइस लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है, सही है। क्वेश्चन में गिवन है जो, या इनवॉइस के तौर पे, बेटर ज्यादा यही है, एज पर क्वेश्चन लिखो, ठीक है। कितनी 366, बस 366, ठीक हो गया। आगे वो कहता है दिस इंक्लूडेड, 366 की बात कर रहा है, दिस इंक्लूडेड इसमें शामिल है, नंबर 1 62.5 रिलेटिंग टू गुड्स इन, सॉरी मैं नीचे चला गया हूं, सॉरी 28 है। दीज इंक्लूड, वो ऊपर मैं इसीलिए मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूं तो दिस इंक्लूड लिखा हुआ था। दीज इंक्लूड इनवॉइसेस अमाउंटिंग टू 366 में शामिल है, नंबर 1 28,000 फॉर गुड्स डिस्पैच्ड बाय सप्लायर बट नॉट रिसीव्ड बाय DW टिल 10 जुलाई 18, ठीक है। तो गुड्स वो कह रहा है 10 जुलाई तक नहीं आई, और फिर हमारी बला से जब मर्जी आए, 10 जुलाई तक तो नहीं ना आई, इसका मतलब 10 जुलाई के बाद किसी वक्त आई होंगी यहां कहीं भी, ठीक है। गुड्स 10 जुलाई तक तो वो कह रहा है रिसीव नहीं हुई, उसके बाद ही कहीं हुई होंगी रिसीव, उन्होंने तो डिस्पैच की हुई थी, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, पहले इसको अंडरलाइन करो, नॉट रिसीव्ड बाय DW टिल 10 जुलाई को अंडरलाइन करो, नॉट रिसीव्ड बाय DW टिल 10 जुलाई को अंडरलाइन करो, हो गया। इसके ऊपर लिखो हमारी परचेज नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको गुड्स इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल हमारी परचेज नहीं है, डन। और ऊपर क्या लिखा हुआ है 366 के आगे, दीज इंक्लूडेड, अंडरलाइन करो, 366 में शामिल है, ठीक है। वो इनवॉइसेस आ गई होंगी, उसकी बेस पे रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है। तो हमारी परचेज है या नहीं है, लेकिन 366 में शामिल है, तो फिर क्या करोगे, माइनस कर दोगे, कितना 28 लेस नॉट आवर परचेज। आप सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर भी लिख लो तो काम चलेगा, कोई मसला नहीं है, ये सही होनी चाहिए, फिगर भी और साइन भी। अब देखें आप, मैं आपको इस तरफ लेके नहीं आता, इसलिए मैंने कहा इस पे पर्दा डाल दो, बहुत सुकून से जिंदगी चल रही है, हमारी परचेज नहीं है, हमारी सेल नहीं है, माइनस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड पे जाके देखते हैं प्लस करना है माइनस। अगर खुदा ना खास्ता आपने साथ साथ देखना शुरू कर दिया तो फिर आधे बच्चे तो इसी में फंसे रहेंगे, ऐड लेस मिलके लेस होगा, लेस लेस मिलके ऐड होगा, ऐड लेस लेस ऐड, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस उस पर पर्दा डाल देना है, ठीक है। अपना काम करें सुकून से। नेक्स्ट जुमला मिला के पढ़ते हैं, यकम से 10 जुलाई की परचेजेस इनवॉइस की बेस पे, इनवॉइसेस जो आई थी 10 दिनों में कितनी है 366, दीज इंक्लूड इनवॉइसेस ऑफ 20,000 फॉर गुड्स रिसीव्ड ऑन, अंडरलाइन करें 28 जुलाई जो भी है, 28 जून है, ठीक है, अंडरलाइन करें उसको, और अंडरलाइन करके लिखें हमारी परचेज नहीं है, क्योंकि हमारी तो कुल दुनिया ही ये डिब्बा, ठीक है। तो हमारी परचेज नहीं है। ऊपर क्या कह रहा है, दीज इंक्लूडेड, यानी 366 में हमारी परचेज ये भी नहीं है और 366 में ये भी शामिल है, तो इसको क्या कर दो माइनस, कितना। तो ऐसा भी तो हो सकता है, हर दफा ऐसा थोड़ी है कि एक ऐड वाला है और एक लेस वाला है, ठीक है। हमारे पीरियड से पहले की कोई गुड्स आ गई हैं, हमारी परचेज नहीं है, हमारे पीरियड के बाद कोई गुड्स रिसीव हुई हैं तो हमारी परचेजेस
नहीं है, तो ये दोनों ही हमारी परचेजेस नहीं है। लेकिन वो कह रहा है 366 वाली इनवॉइसेस में इनकी इनवॉइसेस शामिल है। इनवॉइस, इनकी इनवॉइस बाद में भिजवाई होगी उसने, इनकी इनवॉइस टीसीएस से आ गई होगी, और ठीक है ना, तो इनवॉइस में शामिल हो गई, कोई मसला नहीं, गलती होगी सही कर लो। इन दो की गलती है, बाकी कोई गलती नहीं है। बाकी 3,66,000 में से ये दो माइनस कर दो, 28 और 20 माइनस करो, बाकी कितना बचा? 3,18,000। उसके बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा कि वो जो है वो उसके बारे में तो उसने बताया नहीं है जी, पता नहीं वो चीजें आई हैं, इनवॉइसेस आई हैं या नहीं आई हैं। नहीं, जब चुप है सवाल तो वो नॉर्मल अजम्पशन है कि वो चीजें आई होंगी, इनवॉइसेस भी आई होंगी। जो गलती थी सवाल ने बता दी, उसको सही कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 टिक हो गया। पॉइंट 2 पढ़ें। कुछ जवाब बना? गुड्स कॉस्टिंग 44 वर रिसीव्ड ऑन 8 जुलाई, वर रिसीव्ड ऑन, लो जी हमारे पीरियड में 8 जुलाई यहीं की आना है ना। गुड्स हमारे पीरियड में, इंटायर पीरियड में रिसीव हुई हैं, हमारी परचेजेस हैं। ठीक है, रिसीव्ड ऑन 8 जुलाई को अंडरलाइन करके आप अब तक लिख चुके होंगे, मुझे पता है, हमारी परचेज है। बड़े तेज हैं आप लोग, अल्लाह बस आप बरकत दे इस तेजी में जी। नहीं है तेज, किया करें तेजी से ये काम। ओके, बट द कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइस वॉज नॉट रिसीव्ड टिल, ठीक है, ये जो गुड्स रिसीव हुई हैं, ठीक है, इन गुड्स रिसीव्ड की 10 जुलाई तक तो इनवॉइस रिसीव नहीं हुई, उसके बाद जब कभी हुई होगी इनवॉइस रिसीव। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप लिख चुके हो कि हमारी परचेज है, ठीक है, लेकिन ये जो 366 आपने लिखा है पॉइंट 1 के अंदर, उसमें क्या लिखता है? वो परचेज इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स ड्यूरिंग यकम टू 10 आर 366। अब जो 10 जुलाई तक इनवॉइस रिसीव नहीं हुई तो वो तो इन 366 वाली में शामिल नहीं है। तो परचेज चीजें आ गई थी, परचेज हमारी थी, लेकिन इनवॉइस अभी नहीं आई थी। तो हमने से कहा भाई इनवॉइस नहीं भेजी, उन्होंने कहा भेज रहा हूं। लेकिन ये तो फैक्ट्री वालों ने कहा ना, ठीक है। अब हेड ऑफिस पे बैठे हुए अकाउंटेंट को पता ही नहीं था, ठीक है, इनवॉइस आती तो रिकॉर्ड करता, उसने तो इनवॉइस की बेस पे 366 रिकॉर्ड किया हुआ था। तो वेरी सिंपल, 8 को अंडरलाइन करके आपने क्या लिखा? हमारी परचेज है, ठीक है। और 10 जुलाई, आफ्टर 10 जुलाई, टिल 10 जुलाई या वाज नॉट रिसीव टिल 10 जुलाई का मतलब आफ्टर 10 जुलाई होता है ना। इसको अंडरलाइन करके आपने लिख लिया 366 में शामिल नहीं है। इस जुमले से पता लगा 366 में शामिल नहीं है जी। हमारी परचेज है लेकिन 366 में शामिल नहीं है, तो शामिल कर लेते हैं जी। आर परचेज जी कितनी? कॉस्टिंग ही है ना, प्लस। अब देखें, कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट अभी तक डिस्कस नहीं की है, तो वही बात है जो हर रोज आ रही है। लेकिन 1 2 3 4 5 फिगर्स लिखी हैं हमने। अब 5 नंबर तो तब मैं कहूं जब अगर इसके 10 फिगर्स हो टोटल, ठीक है। लेकिन मतलब हर फिगर की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसको लिखना यहां पे, ये भी तो कॉन्सेप्ट है। एड लेस, फिर ये 366 सवाल से उठा के लिखा, ये माइनस हो रहा है। सब कॉन्सेप्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्वल वेटेज ही होती है। कोई ऐसा हो सकता है कोई बहुत मुश्किल एडजस्टमेंट हो तो 10 में से उसके 2 नंबर हो, बाकी सबका एक एक हो। मिसाल दे रहा हूं, इतनी अन्नी नहीं मची होती कि जो एडजस्टमेंट आपको ना आती हो उसके 5 नंबर होंगे। नेक्स्ट, नंबर 3 पढ़ें। ओ, वो सची समझ आ गया था, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था। वो लिखवाना भूल गया, अभी ये सवाल खत्म हो तो याद करवाना, उसके नीचे आपको जुमला लिखवाना था, तो एक दो जुमले लिखवाने थे, ठीक है, वो लिखेंगे। जरा जल्दी करें। क्रेडिट नोट इशू कौन करता है वैसे बता दो। जिसने अकाउंट क्रेडिट करना है, जिसका हक टू रिसीव कैश था, राइट टू रिसीव कैश, वही है वो बंदा जो उसको क्रेडिट करके कम कर सकता है, ठीक है। अपने हक को वो खुद ही छोड़ेगा ना, चीज को एक्सेप्ट खुद किया, पैसे
जो रिसीवेबल है उसको, उस रिसीवेबल के हक को कम उसने खुद करना है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट हमेशा कौन इशू करेगा? सेलर। बायर कभी भी क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता, उसके पास उसने क्या क्रेडिट, तो डेबिट किया करता है, इसलिए क्रेडिट याद एक ही रखें जो टेक्निकल है, जो जिसका फायदा भी। क्रेडिट नोट हमेशा कौन इशू करता है? सेलर। सेलर, ठीक है। और ये फिर रिसीव हमेशा कौन करता है? बायर, ठीक है। तो क्रेडिट नोट इशू करने वाले ने सेल रिटर्न रिकॉर्ड की है, और जब क्रेडिट नोट इशू करने वाले ने वो क्रेडिट नोट भेज दिया कस्टमर को, तो उसने वो देखते ही फिर परचेज रिटर्न रिकॉर्ड की, तो उसने फिर जब कहा वो क्रेडिट नोट रिसीव किया है तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेज। मैं लिखवा दूंगा बाद में, फिलहाल एडजस्टमेंट पढ़े। क्रेडिट नोट्स फ्रॉम सप्लायर्स का मतलब क्या है? ठीक है, हमने क्रेडिट नोट रिसीव किए होंगे, ये क्रेडिट नोट इशू किया है सप्लायर ने। अंडरलाइन करें ना जरा, क्रेडिट नोट फ्रॉम सप्लायर्स अंडरलाइन करके लिखें परचेज रिटर्न्स, ठीक है ना? ओके। डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट्स फ्रॉम सप्लायर्स आर एज फ्लोज, बह रहे हैं। क्रेडिट नोट्स डेट, इज इट रेलेवेंट? लाइक इनवॉइस डेट इट इज इररेलेवेंट। हमें क्या परवाह कि कब क्रेडिट नोट इशू हुआ, कब उसने ऊपर तारीख डाली, कब वो हमें पहुंचा। हम तो ये कहेंगे कि हमने चीजें जब भेजी थी, जैसे सेल रिकॉर्ड की थी कब? जब चीजें निकल गई। परचेज रिकॉर्ड की थी जब चीजें आ गई। ऐसे ही सेल रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे जब चीजें आ गई, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे जब चीजें चले गई, ठीक है। तो क्रेडिट नोट डेट को लिख सकते हो आप छोटा सा करके साइड पे, इररेलेवेंट। ये हमारे लिए क्या है? इररेलेवेंट, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न डेट ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अगर हमारे इंटरिम पीरियड में ये चीजें वापस आई होंगी तो हम इनको क्या करेंगे? अपनी रिटर्न कहेंगे। और अगर हमारे इंटरिम पीरियड से पहले या बाद में होंगी तो हम कहेंगे नहीं हमारी रिटर्न है ही नहीं, ठीक है। जो चीजें, ये परचेज रिटर्न है, जो चीजें हमने 27 को वापस कर दी, क्या वो हमारे इंटरिम पीरियड की परचेज रिटर्न है? नो। 23,000 को छोटा सा क्रॉस लगा दें, छोटा सा साइड पे करके, इसको नहीं लेना, हमारी परचेज रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। वो उसने कहीं ये भी नहीं कहा कि हमने परचेज रिटर्न ये रिकॉर्ड की हुई है। मसला आता, वो कहता टोटल परचेज रिटर्न क्रेडिट नोट्स की बेस पे इतनी है, हम वो लिखते, बड़ होती। ये बात समझ लो, पर्चे में हो सकता है ये बात आ जाए इस तरह से। वो कहे क्रेडिट नोट्स की बेस पे परचेज रिटर्न, जैसे इनवॉइस की बेस पे परचेज इतनी है, ऐसे ही क्रेडिट नोट रिसीव की बेस पे परचेज रिटर्न इतनी है। अब वो कहे परचेज रिटर्न क्रेडिट नोट्स की बेस पे इशूड है, लेकिन 27 को कुछ चीजें वापस की थी, उनका क्रेडिट नोट इसमें शामिल है। आपको ओहो हमारी परचेज रिटर्न नहीं है लेकिन परचेज रिटर्न में शामिल है, माइनस करो। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जहनी तौर पे तैयार रहना, आगे बढ़ो। 27 वाली 23,000 को इग्नोर कर देंगे। 7 जुलाई और 9 जुलाई, बिल्कुल दोनों ही हैं, हमें क्रेडिट नोट की डेट से कुछ लेना देना नहीं है। 7 जुलाई और 9 जुलाई दोनों ही गुड्स हमारे पीरियड में वापस गई हैं, गुड रिटर्न हुई हैं, तो ये दोनों ही हमारी परचेज रिटर्न्स हैं। तो हम परचेज रिटर्न को क्या करेंगे? हम इधर पर्दा डाला हुआ है, जिंदगी आसान है। परचेज को नेट करना है परचेज रिटर्न से, तो लेस कर देंगे, बस लेस शैस लगा लो और लिखो यहां पे परचेज रिटर्न। हाँ जी, 9 जमा 14 बना 25 माइनस, अच्छा उससे क्या होता है? आप सही फिगर बता दो, 23 बता दो। मेरा दिमाग तो पता नहीं कहां पे चल रहा होता है उस वक्त, एडजस्टमेंट अगली सोच रहा होता है। सही फिगर बताया करो, 23 ही लिखा हुआ है। ये चीज तुम बीमार थे कल, सुना है? हाँ? करता हूं इसका मैं इलाज, ट्रीटमेंट। ले जी, एडजस्टमेंट 3 हो गई, टिक करें। एडजस्टमेंट 4 पढ़ें जी स्टूडेंट। हाँ हाँ,
क्या? परचेज रिटर्न में चीजों का आना जाना इंपॉर्टेंट है। अब परचेज के केस में प्योरली परचेज रिकॉर्ड करोगे जब चीजें आ गई, परचेज रिटर्न कब रिकॉर्ड करोगे? जब चीजें चली गई। यानी आपके पीरियड की परचेज रिटर्न, आपके इंटरिम पीरियड की परचेज वो है जो चीजें इस दरमियान में आए परचेज, तो फिर परचेज रिटर्न भी वही है जो इस दरमियाने अरसे में वापस जाएं। ठहर जा। सेल वो हैं जो इस दरमियाने पीरियड में जाए, तो सेल रिटर्न भी वो होंगी जो इस दरमियाने पीरियड में आए। डन। अब जो चीजें, अब परचेज रिटर्न की बात हो रही है, जो चीजें हमारे पीरियड से पहले वापस चली गई थी, क्या वो हमारी परचेज रिटर्न है? हाँ या ना? नहीं है। तो यहां पे कौन सा रिकॉर्डेड थी कि उनको माइनस करना है? जस्ट इग्नोर देम, उनको इसमें माइनस नहीं करो। जहां होनी है वो तो हम देख ही नहीं रहे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं, वो उसने नहीं रिकॉर्ड की हुई, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उनको सही करेंगे ना, हमारा उससे भी कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने कहा था कि आप कुएं के मेंढक हैं इस सवाल के अंदर, जिंदगी आसान रखना चाहते हैं तो इस कुएं के मेंढक है। 10 दिन कुआं है, कुएं की तूलो अर्ज। ठीक है, अब वो पूछो सवाल क्या है, जो सवाल तुम्हारे जहन में आ रहा था। हाँ हाँ, तो 30 जून तक हमारी परचेजेस भी तो थी, वो सारी इधर क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? फिर हमारी सेल भी तो थी, वो भी सारी इधर ले आओ। फिर परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और भी तो थी, वो भी सारी इधर ले आओ। फिर भाई उधर से परवाह ही कोई नहीं है, लेना देना ही कोई नहीं है, ये इतनी जोर की लकीर लगाई हुई है मैंने। ठीक है, ये है बस, कुल दुनिया इस तरह के सवाल में ये है। ये सोच के चलोगे मुफ्त के नंबर हैं, क्यों परेशान करते हो खुद को? और पढ़ा .4, बताओ। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स फ्रॉम यकम जुलाई टू 10 जुलाई। सेलिंग प्राइस दी है, इनवॉइस नहीं कह रहा, लेकिन अच्छी बात है, तो फिगर ही चाहिए जैसे भी थे वो, बस। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई अमाउंटिंग टू 375,000 एज पर। देखा ना, एज पर क्वेश्चन कितना अच्छा लफ्ज था, अब बदलना पड़ता जी। 370। आगे कहता है, आगे पढ़ो क्या कहता है, और बताओ माइनस प्लस क्या करना है। बेटा बस तुम खामोशी से पढ़ना, क्योंकि सही नहीं पढ़ोगे ना अगर, तो गड़बड़ करोगे, बता रहा हूं। आज पता चलेगा चिश्ती के 49 नंबर सही थे या गलत। एडजस्टमेंट पढ़ो, पूछने लगा हूं तुमसे। हाँ, 50 से 49 है। बदतमीजी की हद तक इतने ज्यादा नंबर भी होते हैं, मतलब। ओके जी चिश्ती साहब, सब चुप करेंगे। सेलिंग प्राइस है 375 और इनमें शामिल हैं ये दोनों, निकालने या छोड़ दें? पहले वाला निकालेंगे। ठीक जी, इधर देखें जी, इधर देखें जी, सारे बच्चे इधर देखें जी। माइनस कितना, हम तो बाद में डिस्कस करेंगे ना एडजस्टमेंट, हमने तो भी नहीं डिस्कस किया। 62 पॉइंट। ओके, दूसरा जी, दूसरे का नहीं पता, चलो पहला भी गलत ही है, ध्यान से पढ़ा नहीं सवाल। अब ध्यान करो, ऐसा हुआ पहली बार था आई कैप की, ये भी नहीं है, आई कैप की हिस्ट्री में ये एडजस्टमेंट इस तरह से कभी नहीं आई थी, हमेशा वो माइनस प्लस करवाता था। और बच्चों को सिखाया भी यही जाता है कि हमने गुड्स डिस्पैच होने को डिसाइडिंग फैक्टर रखना है। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए, बच्चे को बताया भी जाता है। अब जुमला जरा ध्यान से पढ़ना है। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू कस्टमर अमाउंटेड टू 375। ये 375 वाली सेल्स ये इनवॉइस की बेस पे है ही नहीं, ये तो है ही गुड्स डिस्पैच। देखा, 2 नंबरी पकड़ी गई, इसके 49 नंबर को नहीं थे। ठीक है, सवाल तो सही तरह से पढ़ा नहीं है इसने। कितने बच्चों ने डिस्पैच का लफ्ज पढ़ा था और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि ये 375 तो वही हैं जो गुड्स डिस्पैच हुई हैं। भाई सही है, ऑलरेडी उसने क्या दे दी हैं, गुड्स डिस्पैच। ऑलरेडी उसने क्या दे दी हैं,
गुड्स डिस्पैच। ये इनवॉइस की बेस पे नहीं है, ये रिसीट्स की बेस पे नहीं है। फिर सुनो, अब कान खोल के दिमाग खोल के सुनो, अब थोड़ा सा पता नहीं अब क्या, कौन लोग हो तुसी। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू कस्टमर फ्रॉम यकम टू 10। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू कस्टमर ड्यूरिंग दीज 10 डेज। तो भाई इसमें कोई शक ही नहीं है, ये सारी की सारी चीजें डिस्पैच हुई हैं इन 10 दिनों में, तो ये तो सारी की सारी यहां की सेल्स हैं। अब वो आगे कहता क्या है, वो कहता है दिस इंक्लूड, इसमें शामिल है 62,500 रिलेटिंग टू गुड्स इनवॉइस्ड बट नॉट रिसीव्ड बाय कस्टमर टिल 10। कस्टमर हमारी बला से बिल्कुल ही ना रिसीव करे, कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, गोली कराई थी आई कैप ने और बच्चों ने खा ली इस अटेम्प्ट में वो मीठी समझ के, हालांकि वो मीठी गोली नहीं थी, वो तो जहर था। ठीक है, 62,500 क्या कह रहा है, रिलेट करता है गुड्स से जो इनवॉइस भेज दी है। भाई डिस्पैच तो है ही हैं, वो तो कह रहा है कि ये डिस्पैच हैं, ये डिस्पैच्ड हैं, इसमें 62,500 भी पड़ा है तो वो भी डिस्पैच्ड है। कहता है जी उसकी इनवॉइस हमने भेज दी है लेकिन कस्टमर को वो भी रिसीव नहीं हुई, तो ठीक है ना हुई हो, हमने डिस्पैच कर दी है। ठीक है, इसका मतलब हमारी सेल है क्योंकि डिस्पैच्ड। ठीक है, और इसमें शामिल भी है, सही है। आप अंडरलाइन करो ना, दिस इंक्लूड अंडरलाइन करो, दिस इंक्लूड को और लिखो 375 में शामिल है। ठीक है, और 62,500 के बारे में लिखो हमारी सेल है। ठीक, हमारी सेल है 375 में भी शामिल है, इसलिए कुछ ना करो। कितने बच्चों ने कुछ ना किया? कसमें यार इतना फ्रॉड ना गाया करो, ये समझ के ये किया था नहीं, कसम से यार ये नहीं है, ये सब फ्रॉड, ये इस जैसे फ्रॉड हैं सारे 49.5 नंबर वाले जैसे सब फ्रॉड इकट्ठे हुए हैं। ओके चलो नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट दिस इंक्लूडेड 375 जो हैं वो गुड्स हैं जो डिस्पैच हुई हैं इन 10 दिनों में। दिस इंक्लूडेड इसमें शामिल है 34,000 रिलेटिंग टू गुड्स नॉट इनवॉइस्ड। हमें क्या इनवॉइस जाए या ना जाए, चीजें चली गई तो हमारी सेल है, इनवॉइस गई या नहीं गई हमें इससे कोई लेना देना आज तक हुआ ही नहीं था कभी। ये वाली तो गलती होनी नहीं चाहिए थी, इसका तो फिर पता लग जाना चाहिए था। ठीक है, तो अंडरलाइन करें, अंडरलाइन क्या करें, 34,000 के साथ लिख लें हमारी सेल है और सेल में शामिल भी है, इसलिए कुछ ना करो। ठीक है, तो दाव लगाया था आई कैप ने डिस्पैच का लफ्ज लिख के और नीचे मिलती जुलती एडजस्टमेंट डाल दी कि हर बारी बच्चे मुफ्त के नंबर ले जाते हैं यहां से, इस बार यहां से भी काट लेते हैं नंबर। ठीक है, तो आपने तो ध्यान से पढ़ा, तकरीबन 15-20 बच्चों ने तो ध्यान से पढ़ा, तो कुछ भी नहीं आया यहां पे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट 5 छोड़ दें, एडजस्टमेंट नंबर तरतीब से चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 पहले करें, फिर एडजस्टमेंट 6 करके दें, फिर एडजस्टमेंट 5 में मैं स्टॉक इन ट्रांजिट का आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। उसकी वजह यह है कि ये स्टॉक इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट आज ना दूं तो फाइनल अकाउंट में देना पड़ना, तो एक जगह ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को ताकि फिर आगे उस दिन वक्त बच जाएगा। हाँ जी, हो गया एडजस्टमेंट 7 हो गई, अब तक हो जानी चाहिए थी, आसान सी तो एडजस्टमेंट है। आइए आइए, कैसे आना हुआ भाई, आइए तशरीफ रखिए, आपके लिए तो ये सारा पढ़ा है हमने अब तक। नंबर 7 हो गया, चलें फिर मिलके कर, कितने बच्चों ने कर लिया एडजस्टमेंट? गुड। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स इंक्लूडेड इन द स्टॉक वैल्यूएशन, इसमें शामिल है।
गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन को अंडरलाइन करके लिख लो 11-26 में शामिल हैं, और शामिल हैं गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक वैल्यूएशन, ये 11-26 के अंदर 16.6 की चीजें शामिल हैं। ओ नहीं, मैं गलती तो ये भी इग्नोर करना था, वर मिस्टेकनली वैल्यूड एट देयर, तो क्या हुआ, क्यों? ओके, स्टॉक के अंदर चीज पड़ी हो और कॉस्ट या लोअर ऑफ फेयर वैल्यू पे ना हो, सेलिंग प्राइस से पड़ी हो, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। तो कॉस्ट, सॉरी, स्टॉक में शामिल है एक 16.6, ये सेलिंग प्राइस से पड़ा है, हमने इसको किस पे लेकर आना होगा, कॉस्ट पे। अब दो तरीके हैं, एक तो आसान तरीका बताता हूं, करेंगे वही, पर्चे में भी वही करना, हालांकि आपको लगेगा ये 2 दफा करें काम, और जितना वो टाइम आप सोचने में लगा देते हैं ना, कोई मसला नहीं, अगर एक काम मैं कह रहा हूं कि 2 स्टेप्स में करें तो। मुश्किल तरीका क्या है, 16 पड़ा है, 16 शायद मिसाल लूंगा पहले, ठीक है, 16 पड़ा है, ये सेलिंग प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल 14 इसकी कॉस्ट है, तो हम कहेंगे 16 पड़ा है, 14 पड़ा होना चाहिए था, 2 से कम कर लो। सोचना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ा, ठीक है। आसान हल बताऊं, सबसे आसान, इसमें 16 पड़ा है, बोलो 16 पड़ा है, वो गलत है, माइनस कर दो, और शामिल क्या होना चाहिए, कॉस्ट, तो उसका जो 14 था उसको ऐड कर दो, सोचना ही नहीं पड़ेगा माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है। अब जरा पहले सेलिंग प्राइस से कॉस्ट निकाल तो लें, फिर सोचते हैं। बहरहाल वो इस स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट पड़ी हुई है, तो यहां पे आके लिखेंगे गुड्स मिस्टेकनली डॉट डॉट डॉट, बाकी आप लिख लेना, ठीक है। इधर देखो, अब वर्किंग कर लेता हूं, चले। नॉर्मली DW सेल्स गुड्स एट मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जी बता दें, 25% ऑफ कॉस्ट का मतलब किसको 100 अज्यूम करें, प्रॉफिट कितना, तो सेल कितनी आ गई। अब ये जो 16.6 है, ये सेलिंग प्राइस पे पड़ा है ना, हमें क्या चाहिए, इसकी कॉस्ट। 16.6 डिवाइडेड बाय, ये गिवन अमाउंट सेल है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, ओके, 28 भी है, ओके। अब देखें जी, इस स्टॉक के अंदर इस आइटम की 13.28 वैल्यू पड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है, और पड़ी है 16.6। तो अब मुश्किल तरीका तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जी 16 पड़ा है, 13 होना चाहिए था, ज्यादा पड़ा है तो माइनस करो। आसान तरीका क्या है, इधर देखो, इधर देखो, मैंने कहा जी जो पड़ा है ना गलत, उसको यहां से निकाल दो, ठीक है, और जो होना चाहिए उसको अब ऐड कर दो। तो ये बगैर सोचे भी आपने सही कर लिया। बाकी अगर कोई बजिद हो कि नहीं हम तो शॉर्टकट ही करेंगे, तो फिर वो शॉर्टकट आप बेशक यूज करें, मैंने आपको आसान वाला तरीका भी बता दिया, ठीक है। ये बेसिकली मिलाकर एडजस्टमेंट नंबर 7 की मैंने एडजस्टमेंट कर दिया आपके, ठीक है। तो ये गुड्स मिस्टेकनली ये 2 स्टेप्स के अंदर मैंने एडजस्ट कर दी हैं, आसानी है, इसमें गलती के चांसेस नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप अब चाहें तो नेट में तो माइनस ही कर रहे हैं ना, तो वो नेट माइनस कर दें। कितने बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई, क्या समझ नहीं आई, पूछेंगे जरा स्पेसिफिक करके थोड़ा। भाई ये स्टॉक की वैल्यूएशन है ना, इसमें चीजों को किस पे पड़ा होना चाहिए, कॉस्ट पे, लेकिन एक आइटम है जो सेलिंग प्राइस पे शामिल हो गया, इसमें सेलिंग प्राइस कितनी है उस आइटम की, 16.6। अब इस स्टॉक के अंदर एक फिगर पड़ी है जो 16 पे पड़ी है, 16 पे नहीं होनी चाहिए, 16 निकाल दिया, कितने पर होनी चाहिए वो ऐड कर दिया, बस। नहीं चली गोली अभी भी जी, हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा वो मुश्किल होगी सोचने में। बेटा आप प्लस माइनस को ऐसे रखा ही ना करेंगे, पहले मैं 13 रखूं या 16, आप सिंपल प्लस माइनस कर लें और रिजल्टेंट को बैठ के सोचें कि प्लस करना है या माइनस। स्टॉक में शामिल है 16,
होना चाहिए 13, तो ज्यादा एडेड है, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे करें, इसलिए तो कह रहा हूं, सोचे बगैर सही है सब। 16 इसमें शामिल है, गलत है, होना चाहिए 13, गलत वाले 16 को निकालो, सही वाले 13 को रखो, उससे डिफरेंस आ गया। ओके, ये एरर फ्री तरीका है। ओके, अब नंबर 6 एडजस्टमेंट करें। क्या करना? ओके, पढ़ी एडजस्टमेंट। कहता है गुड्स कॉस्टिंग 150 वर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 110 आफ्टर रिपेयरिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 26। ठीक है। इट वॉज एसरटेन्ड दैट 40% ऑफ द गुड्स वर, ओए होए, ये तो ब्रैकेट लगाओ ना पहले, ये बड़ी गड़बड़ है, इसको ब्रैकेट लगा लो फिलहाल। पता नहीं आज अगर ये बात समझाई तो फिर शायद लंबा ही होगा, पर मैंने ये पढ़ा ही नहीं था। चले, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट गुड्स कॉस्टिंग 150 वर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 150 आफ्टर रिपेयरिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 26,000। एनआरवी टेस्ट लगने लगा है, ठीक है। मसला क्या है, हमारे पास कुछ गुड्स हैं जो डैमेज है। डैमेज नहीं है ना? नहीं है, अच्छा। अब वो टोटल में पड़ी है, इसलिए मैं उसको अलग अलग नहीं कर रहा, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं। ओके, डैमेज्ड गुड्स हैं, अब इनकी कॉस्ट कितनी है? गुड्स कॉस्टिंग 150 सॉरी, ठीक है जी। अब इनकी कभी एनआरवी हमें पता लग जाए ना, तो हम वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हमें पता हो कि कितने पर पड़ी होनी चाहिए। अगर तो देखें, अगर तो एनआरवी आई ज्यादा तो फिर यही 150 वैल्यू भी होगी, तो 150 पे तो वो पहले ही पड़ा है, हम कहेंगे कुछ ना करो, कुछ ना करो। और अगर आ गई एनआरवी लोअर, तो इसका मतलब उसको लोअर पे होना चाहिए था, फिर बिल्कुल ऐसी ही एडजस्टमेंट हो जाएगी कि पड़ा हुआ है 150, पड़ा होना चाहिए था कुछ और, तो सही कर लें, ठीक है। ब्रैकेट मैंने लगवा दी ताकि ये कॉन्सेप्ट अलग हो, फिर उसको अलग देखते हैं अब, ठीक है। अच्छा, अब एनआरवी की कैलकुलेशन करते हैं हम, छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। अब वर्किंग के नंबर असल में मैं लगा नहीं रहा, उसको भी कोई नंबर नहीं दिया, इसलिए एक ही बार नंबरिंग कर लेना। वर्किंग कर रहे हैं हम एनआरवी की जी। क्या कहता है? विच आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 110, क्या मतलब? ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 110 आफ्टर रिपेयरिंग एट अ कॉस्ट ऑफ, तो एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट कितनी है? 26। तो टोटल ठीक हो गया। ओके, अब एनआरवी कितनी आई इसकी, तो लोअर क्या है? अगर ब्रैकेट ना होती तो सवाल में सिर्फ कितनी सी बात है, हमारे पास ये स्टॉक 150 पे पड़ा है, पड़ा होना चाहिए 84 पे, तो 150 को क्या करते हैं हम, माइनस, और 84 को कर देते हैं ऐड। या आप डिफरेंस को भी माइनस कर सकते हो कि 150 होना चाहिए, पड़ा होना चाहिए, तो 84 पड़ा है, 150 तो ज्यादा पड़ा है, माइनस कर दो डिफरेंस से, फिर भी कर सकते थे आप, ठीक है। 64 का डिफरेंस माइनस भी कर सकते थे, सही है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करता हूं ब्रैकेट नहीं है सवाल में, ठीक है, जरा एडजस्टमेंट कर लें। एनआरवी की एडजस्टमेंट होने लगी है जी, एनआरवी वाली एडजस्टमेंट होने लगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इस स्टॉक में पड़ा है 150, जो कि गलत है, उसको निकाल दो और कितने पे ले जाओ स्टॉक को, तो नेट किसी ने करना हो तो कर ले। मैंने फिर अभी नहीं, ये सही नहीं है फिगर, इसलिए ठीक है, ये नेट, वो एक ब्रैकेट लगवा दी ना, एडजस्टमेंट मुकम्मल नहीं है। अगर ये ब्रैकेट ना होती तो एडजस्टमेंट मुकम्मल थी, कहानी खत्म।
ठीक हो गया? क्या रिपीट करूं? एडजस्टमेंट पढ़ो, शायद पढ़ी नहीं। गुड्स कॉस्टिंग 150 वर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड आर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 110 आफ्टर रिपेयरिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 26। आगे मत पढ़ो, ठीक है? बस यहीं तक पढ़ना था। आगे पढ़ने से मना किया ना, तुम पढ़े जा रहे हो। मसला ये है क्योंकि वो मैंने पढ़ाना है, ब्रैकेट लगा के मैं घर थोड़ी चला गया, ठीक है? वो ये कह रहा है कि हमारे पास इस स्टॉक में 150 का एक स्टॉक पड़ा है जो डैमेज हो गया है और अब उसकी मैक्सिमम औकात 86 है। कितनी? 84 है। 84 है। तो अब याद है वो संडे वाली क्लास में रूल देखा था, IS2 क्या कहता है? इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ठीक है? तो अब NRV लोअर है या कॉस्ट, यानी कि स्टॉक को कितने पे नजर आना चाहिए? 84। नजर कितने पे आ रहा है? आपको तो नजर आ ही नहीं रहा, वो इसमें शामिल है ना, ठीक है? नजर यूं कह ले, नजर कितने पे आ रहा है? 150 पे। आना कितने पे था? 84 पे। तो 150 को निकाल लो और 84 को ऐड कर दो। ये है सिंपल तरीका। बाकी डिफरेंस लेना चाहो तो डिफरेंस ले लो। 66 से ज्यादा रिकॉर्डेड है तो माइनस करके एक बार भी लिख सकते हो। ये बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूं आगे मत पढ़े, ठीक है? वो तो आगे कॉन्सेप्ट है, वो समझाऊंगा तो फिर ही ये बात होगी क्लियर। ओके, अच्छा। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए इस ब्रैकेट को साइड पे रखें और इससे मिलती जुलती ऐसे ही कोई एक एडजस्टमेंट यहां पे एग्जांपल के तौर पे बनाते हैं, फिर समझ में आ जाएगी बात, ठीक है? हमारे पास एक आइटम पड़ा है, ठीक है जी, और उस आइटम की जो डैमेज है, यानी कि उसका कोई, चले 10 यूनिट्स पड़े हैं, 10 में से 4 यूनिट्स यहां पे डैमेज हुए, फिर यहां पे वो 10 एक जैसे यूनिट्स पड़े हैं अभी भी, ठीक है, और 6 यूनिट्स यहां पे डैमेज हुए, अभी भी ये पड़े ही हुए हैं, यहां पे भी ये 10 के 10 पड़े हैं, पर यहां पे 4 डैमेज थे, यहां पे 6 डैमेज, यानी कि पूरे 10 के 10 ही डैमेज है, ठीक है? अब ये डैमेज 6 हुए कब? ये लेट्स से इस दिन हुए। ये दिन कोई भी डेट अज्यूम कर लें जी, 4 जुलाई अज्यूम कर लें। ये क्या है जी? 4 जुलाई को ये डैमेज हुए हैं, ठीक है, और 30 जून पर ये 4 डैमेज्ड थे, ठीक है? सही है? अब हमें स्टॉक किस दिन का चाहिए? ध्यान से सुनना बात को। हमें स्टॉक किस दिन का चाहिए? 30 जून पे ये 6 डैमेज्ड थे। ये 6 कब डैमेज हुए? 4 जुलाई को। 4 जुलाई से पहले क्या ये 6 यूनिट्स डैमेज्ड थे? अच्छा, इत्तेफाक से मैंने शायद 60-40 भी कर लिया है, इसको बस 4 कर लेते हैं। चलो ये अच्छा हो गया, चलो ऐसे कर लें। 10 यूनिट्स पड़े थे हमारे पास एक जैसे, मिसाल के तौर पे, ठीक है? पुराने हो गए, डैमेज हो गए, जो भी हो गया, ठीक है? 6 डैमेज हो चुके थे 30 जून तक, ठीक है, और 4 जुलाई को मजीद 4 भी डैमेज हो गए, ठीक हो गया? बारिशें लगी हुई थी, वो छत लीक हो गई थी, तो 4 पहले 6 खराब हुए थे यहां तक, और फिर बारिशें बीच में रुकी, फिर शुरू हो गई, और फिर वो मजीद 4 भी डैमेज हो गए, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, इस दिन जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो स्टॉक पड़ा होगा उसमें 6 डैमेज होंगे या 10? बात समझ गए मेरे ख्याल में आप? फिर सुने। 30 जून 18 पे हमारी बैलेंस शीट बननी है। इनकम्स उस दिन तक की, एक्सपेंसेस उस दिन तक के, कैपिटल उस दिन तक का, लायबिलिटीज उस दिन तक की, एसेट्स उस दिन तक के, तो स्टॉक भी इस दिन तक का। तो 30 जून तक के स्टॉक में कितने यूनिट्स डैमेज्ड पड़े होंगे? ठीक है, तो फिर 30 जून की शाम को अगर NRV पर जाएंगे तो कितने यूनिट्स जाएंगे? 6। 4 तो डैमेज्ड ही नहीं है। आगे आगे सुनो, यहां 1 जुलाई को बैलेंस शीट बनाओ। यहां पे बैलेंस शीट बना रहे हो ना, यहां पे आपने बैलेंस शीट बनाई, इधर देखो, बैलेंस शीट किस दिन? 30 जून को। कितने डैमेज? 6। 1 जुलाई को बनाओ 6, 2 जुलाई को बनाओ 6,
4 जुलाई की शाम से पहले, 4 जुलाई से पहले 3 जुलाई तक, 3 जुलाई को बनाओ 6, और 4 जुलाई या उसके बाद जब कभी बैलेंस शीट बनेगी तो उसके बाद जो स्टॉक नजर आएगा उसमें कितने डैमेज पड़े होंगे 10। ठीक है, अब ये था इस मुसीबत मारी ब्रैकेट का मकसद। ऐसे ही उसने लिख दिया, ज्यादती की, ऐसे लिखना नहीं चाहिए था इस बात को। बड़ी ही नॉन रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट है। जब ये इन्वेंट्री ज्यादा हैवी वाली FAR 1 में होती थी, एक उस जमाने के अंदर ये एडजस्टमेंट आई थी, ठीक है, और उसके बाद काफी पुरानी, उसके बाद फिर उसी कैब 5 के अंदर ये रिसेंट भी एक दफा आ गई, तो नॉन रिकरिंग नेचर की है। लेकिन अब आपको पता चल गया। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये तो सारा स्टॉक है। अब सारा स्टॉक तो 30 जून पे डैमेज नहीं है। वो क्या कह रहा है? ब्रैकेट अप पढ़ो। वो कहता है इट वॉज एसरटेन दैट 40% ऑफ द गुड्स वर डैमेज्ड इन जुलाई। तो ये तो फिर उलट बात लिखी हुई ना। हम तो यूं कहेंगे इसका मतलब कि 60% इज डैमेज्ड टिल 30 जून, और हमें स्टॉक किस दिन का चाहिए? 30 जून का। तो फिर डैमेज स्टॉक्स कितने, डैमेज्ड कितना स्टॉक लेना चाहिए? अच्छा, मैंने सारा कुछ वैसे ही किया। इसको क्या कर देते हैं? 60%। इसको भी क्या कर दो? 60%। बताओ कितना? हाँ, 90, 50.4 तो लोअर। ठीक है, डिफरेंस लेना चाहो तो डिफरेंस ले लो। ये डिफरेंस जो होता है ना, ये NRV लॉस होता है। ठीक है, वो बाद में चलें फिर किसी वक्त, जिस दिन करनी थी बात उस दिन की नहीं, भूल गया जी। 90 से ले आओ 54 पे। देखो इधर, ये देखना आप, सब इधर देखो, सब इधर देखो। 150 तो सारा यहां डैमेज ही नहीं है। इसका 60% लिया, कितना बनता है? 90। हमने कहा जी 90 इसमें पड़ा है जो कि डैमेज है, गलत पड़ा है। वो पड़ा है 90 पे स्टॉक, वो पड़ा होना चाहिए 50.4 पे। तो हमने कहा 90 को जो गलत पड़ा है उसको माइनस कर दो 50.4 को। तो पहले सिंपल एडजस्टमेंट समझी, फिर हमने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद वही जो कर रखा था उसको 60% कर दिया, बस दैट्स इट। मतलब कहने का ये है कि वो डेट इसने नहीं गिवन की थी ना, क्योंकि जरूरत नहीं थी उसने डेट देने की, उसको जरूरत नहीं थी। मैंने एग्जांपल में अज्यूम कर लिया ऐसे ही कि 4 जुलाई को लेट से बाकी के डैमेज हुए, तो 4 जुलाई से पहले जो बैलेंस शीट्स बनेंगी उसमें डैमेज यूनिट सिर्फ 6 पड़े हैं। ठीक है, बाकी 4 अभी डैमेज नहीं हुए। 4 जुलाई या उसके बाद जो बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर फिर पूरा 150 और पूरा 84। ठीक है, ठीक है, समझ आई? नहीं समझ आई हाथ खड़ा करें। थोड़ा सा बोलो इस पे, ऐसे ना किया करो ना कि नहीं समझ आई तो शुरू से समझाऊं। थोड़ा बोला करो कि पॉइंट पे पहुंचाओ ना मुझे। हाँ, और हमें किस दिन का चाहिए? अगर 10 जुलाई की बैलेंस शीट बनाओगे तो 10 के 10 यूनिट डैमेज है। हाँ हाँ, 4 जुलाई वाले इंक्लूडेड हैं, ठीक है, लेकिन हमने उनको डैमेज नहीं तस्वर करना 30 जून पे। समझ नहीं रहे? वो तो वैसे ही कॉस्ट पे पड़े हैं भाई। वो तो 10 के 10 ओरिजिनल कॉस्ट पे पड़े हैं, उनमें से तो कोई भी NRV पे नहीं आया हुआ। इसका मतलब जो स्टॉक उन्होंने गिनती किया है ना, उस ये तो यही तो इतनी देर से कह रहा हूं 150 पड़ा है, 150 पड़ा है। मतलब क्या, 11-26 के अंदर जो अमाउंट पड़ी है वो तो सारी की सारी ही उनकी 100% है। हमने तो वहां पे एक को भी डैमेज तस्वर नहीं किया हुआ। अब आप चाहते हो कि मैं 10 के 10 को डैमेज तस्वर कर लूं। मैं कह रहा हूं अगर 10 जुलाई को आप बैलेंस शीट बनाओ तो बेशक 10 के 10 को डैमेज तस्वर करो, लेकिन हम बैलेंस शीट किस दिन बना रहे हैं? तो 30 जून पे कितने डैमेज थे? 6। 4 तो डैमेज थे ही नहीं, तो हमने फिर वो 6 ही की कॉस्ट को सही किया। अब 4 के बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उस पे। तो ये बहुत ही अजीब एडजस्टमेंट थी। बहरहाल गुजारा हो ही गया, मुझे अंदाजा हुआ थोड़ा सा। अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले। सियाल भी समझ आ गई? लिटमस पेपर को समझ आ गई, तुम लोगों को क्यों नहीं आई है? मेरा लिटमस पेपर है जी। टेंथ पे क्या करेंगे ज्यूम? हाँ, नहीं हम क्या अज्यूम करें, ये समझ आ गई एडजस्टमेंट? बस फिर अज्यूम बाद में करें अब क्लास के। फिलहाल आगे बच्चों को अगला समझ नहीं आ रहा। नहीं, अगर
अगर मगर नहीं फिलहाल, मैं क्या पता नहीं इस सवाल में क्या होगा। ये समझ आ गई ना एडजस्टमेंट, अज्यूम बाद में करते हैं जी। और भाई बोलो किसी को ये समझ ना आया हो। भाई चुप करेंगे अब प्लीज जी। तो अभी तक सब यही करते आ रहे हैं। उसने क्या क्या, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन दैट डेट वाज डिटरमिन्ड 11/26 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। उसके अंदर कहता है गुड्स कॉस्टिंग डेट्स ऑफ वर फाउंड टू बी डैमेज्ड। अब बेटा प्लीज एडजस्टमेंट किसी को, ये जो बोल रहा है ना यार, जरा ना जाओ बाहर, इधर ही खड़े हो जाओ। गुलजार कहाँ है, अमजद खड़े हो जाओ तुम भी। अब जो बोले ना हाईलाइट करो, बाहर निकालो उनको, बाहर निकालो। कोई कोई जरा सा भी इशारा करे बोलने का, बाहर निकालो उसको। मैं देखता हूँ फिर कब आता है और कैसे आता है क्लास में। बेटा ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो दूसरे का तो सुन लेना जरूरी होता है, वरना पर्चे में उसका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बेटा रिपीट करें। हाँ, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये स्टॉक इसमें शामिल है। एडजस्टमेंट तो सारी समझ आ गई, तो भाई मैं तो कहूंगा कि लिखा हुआ है, पढ़े। गुड्स कॉस्टिंग डेट्स ऑफ वर फाउंड टू बी डैमेज्ड, हमें 150 की चीजें डैमेज्ड मिली। ये कब मिली? जब जाके गिनती किया। वो कब किया? जब 10 जुलाई को। भाई 10 जुलाई को देखोगे स्टॉक तो ही डैमेज पड़े हैं पता लगा, तो ही डैमेज का पता लगा ना। फाउंड टू बी डैमेज कब? जब फिजिकल स्टॉक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लिखा हुआ है ये। एक बार मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 6 में उसने लिखा हुआ है कि ये शामिल है। बाकी हर एडजस्टमेंट को उसी के हिसाब से देखेंगे। मैं कोई रटा लगवाना है इस सवाल के अंदर, ये रटा लगा लें, सारी एडजस्टमेंट उसके अंदर शामिल होती हैं, हम एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट चलेंगे। हालांकि हर एडजस्टमेंट तकरीबन आई थिंक ऐसी ही थी जो इसके अंदर एडजस्ट कर रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एडजस्टमेंट टू एडजस्टमेंट चलें। नंबर 6 एडजस्टमेंट का यही मतलब है कि ये फाउंड टू बी डैमेज। भाई कब फाउंड? भाई 30 जून में तो उन्होंने स्टॉक गिना ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था स्टॉक का। गिनती कब किया? 10 जुलाई को, तो उसी दिन पता चला ना। ठीक है, तो ये शामिल है। बाकी कोई और एडजस्टमेंट बोले मैं उसको लहजा प्रूव करता हूं। एडजस्टमेंट 2 में कहता है गुड्स कॉस्टिंग 44 वर रिसीव्ड ऑन 8 जुलाई। अब जो 8 जुलाई को रिसीव हुई हैं, तो 14 को या 10 को गिनोगे तो वो नहीं पड़ी होंगी, क्योंकि हमने वो गिनती वाली चीजें नहीं ली हुई हैं। स्टॉक काउंट तो किया हुआ है, लेकिन उसने जो परचेज दरमियाने अरसे की दी है, हमने वापस आना है ना, रिवर्स गियर लगाना है। वो चीजें तो बिल्कुल सही पड़ी हैं। अब उस स्टॉक में से दरमियानी परचेज को माइनस करना है जो प्योर दरमियानी परचेज हो, लेकिन परचेज उसने आने वाली चीजों की बेस पे रिकॉर्ड नहीं की हुई, उसने इनवॉइसेस की बेस पे रिकॉर्ड की हुई। और एडजस्टमेंट कोई? ओके जी, बोले जी, बोले जरा, बोले, बोलते नहीं अब। ये आप लोगों की रोज की ड्यूटी है, ये इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ अब जाओ, तुम जहां जा रहे हो तुम खड़े रहो यहीं पे। तुमने बम छुपाया हुआ है चादर में, बाहर जाके बैठना है तो धुआं शुआं हो जाएगा, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। हाँ, और फिर सुबह वाली क्लास कोई FR2 तो आप में से पढ़ नहीं रहा। सुबह वाली क्लास में भी सवाल में धमाका हुआ था, तो वो क्लेम करने यहाँ पढ़ रहे हैं, क्लेम करने आगे कुछ मजदूर जी, हमें स्ट्रेस हो गई है धमाका सुन के, हमें भी हर जाना दे, हमें परेशानी हो गई है। ओके सुने, अच्छा बेटा, मैं चांद, आपकी आपकी सीट, आपकी टाइम इतना कम है कि मैं अभी जाया नहीं कर सकता। यहाँ खड़े हो जाओ। कल भाई इसको ना क्लास में आने नहीं देना, ठीक है? ये कर रहे। ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड, हो गई एडजस्टमेंट। गुड्स कॉस्टिंग, अच्छा जी पढ़ लीजिए, एडजस्टमेंट पढ़ लें जरा। एडजस्टमेंट बहुत ही टफ थी, लेकिन अब टफ नहीं है, क्योंकि आपको एक मैंने एक रहनुमा उसूल बताया है। वो क्या? भाई जिस दिन बैलेंस शीट बनानी है उस दिन का स्टॉक चाहिए। उस दिन स्टॉक में, याद है NRV टेस्ट मैंने कहा था उन यूनिट्स पे लगता है जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं, तो 30 जून पे जो पड़े हैं उनमें तो सिर्फ 6 खराब हैं, तो उस दिन के स्टॉक के अंदर सिर्फ 6 यूनिट्स की NRV को आपने कंसिडर करना है, बाकी 4 को नहीं करना। जी पढ़े। हाँ,
भाई एडजस्टमेंट 2 के बारे में ये जवाब आया, एक सवाल आया है कि क्वेश्चन आने से पहले तक समझ आ रही थी, अब समझ नहीं आ रही। मेरी बात सुनिए, हमने 10 जुलाई को एक स्टॉक गिनती किया, उस गिनती शुदा स्टॉक से हमने 30 जून वाले स्टॉक पे आना है। अब दरमियान में कितने यूनिट, देखे ना, परचेज और सेल एड लेस क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचें, हमारे पास लेट से यहां पे 10 यूनिट्स पड़े थे, दरमियाने अरसे में हमने 100 यूनिट्स खरीदे। अब ये स्टॉक वाली जो टोकरी है, इस स्टॉक वाली टोकरी में जिस दिन 100 यूनिट्स खरीदे होंगे तो यूनिट्स बढ़े होंगे, 110 हो गए होंगे, बढ़े, ठीक है। कुछ इस साल इस अरसे के दौरान बिके भी होंगे, लेट से 105 बिके। अब ये कम होते होते इस टोकरी में सिर्फ 5 पड़े होंगे इस दिन पे, ठीक है ना। अब यहां पे जो 5 यूनिट्स गिनती करके मैंने देखे, 1 2 3 4 5, इनसे मैंने वापस जाना है इन 10 तक। तो मैं क्या कह रहा हूं, इस 5 में ये 105 करो ऐड, 110 बनेगा, ये 100 करो माइनस, तो 10 पे पहुंचेंगे। अब आप इस 100 परचेज और इस 105 सेल को सही नहीं करने दे रहे मुझे, समझो बात को। वो कह रहा है परचेज इनवॉइस की बेस पे रिकॉर्डेड, ठीक है। अब इनवॉइस की बेस पे रिकॉर्डेड है तो जो चीजें रिसीव हुई हैं उनकी इनवॉइस रिसीव नहीं हुई तो वो इस 100 में शामिल ही नहीं। जब शामिल नहीं है तो इस 5 में से इन्होंने लेस नहीं होना, तो ये वाला स्टॉक गलत हो जाएगा, ठीक है। अब भी नहीं समझ आई तो फिर रट्टा ला लो। असल में ना सबको समझ आ रही होती है कि एक आधे के क्वेश्चन से आधों को समझ आना बंद हो जाती है, क्योंकि उनको पहले उन्होंने उसने सोचा ही नहीं होता। अब भी कोई और क्वेश्चन जी, प्लीज जी, है किधर? हाँ, ये 100% डैमेज। हमने स्टॉक किस दिन का चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। अगर आपको 4 जुलाई का स्टॉक चाहिए ना तो सारी की सारी डैमेज है। 4 से बाद जिस दिन का भी स्टॉक, 4, ये बात प्लीज जो बोल रहा है यार उसको निकालो ना, डरो मत किसी से, मैं ना हूं तुम्हारे साथ इंशाल्लाह, देख लेता हूं मैं डॉन शॉन जो है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि बैलेंस शीट आपको किस दिन बनानी है, ठीक है। अगर आप 4 जुलाई या उससे बाद किसी भी दिन बैलेंस शीट बनाएं तो 10 के 10 यूनिट्स डैमेज है, और अगर आप 4 जुलाई से पहले 30 जून तक किसी भी दिन बैलेंस शीट बनाएं तो उसके अंदर सिर्फ 6 यूनिट्स डैमेज है, ठीक है। दरअसल तो यूनिट्स डैमेज हो चुके हैं 10, ठीक है, लेकिन हमें स्टॉक की फिगर किस दिन की चाहिए, 30 जून की। तो 30 जून, यकम जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई तक कोई बैलेंस शीट बनाओगे सिर्फ 60% डैमेज्ड है। सिर्फ उन यूनिट्स को आपने कॉस्ट से उठा के एनआरवी पे लेके आना है, ठीक है। बकाया को अभी हम नहीं ला सकते क्योंकि वो भी डैमेज ही नहीं हुए, वो डैमेज तो हुए, मैंने डेट तो अज्यूम की ना, वो डैमेज ताकि कुछ दिन तो आए आपके सामने, वरना उसे तो यहीं पे कह दिया है कि यहां पे 6 डैमेज है, बाकी 4 बाद में हुए। कब हुए? मैंने डेट खुद से अज्यूम की ताकि आपको कट ऑफ देके बता सकूं कि ये 3 दिन में बैलेंस शीट पे वही 6 डैमेज रहेंगे और बाकी जितने भी दिन आएंगे उनमें 10 डैमेज। अब फिर क्वेश्चन करें, क्या क्वेश्चन? नहीं, हम इस स्टॉक से जा रहे हैं इस स्टॉक की तरफ। थोड़ी देर इसको भूल जाएं कि इसके अंदर ये एडजस्टमेंट है, वो प्लस माइनस करने के लिए हमने रख लिया। अब इस स्टॉक के अंदर कितने पड़े हैं? 100 के 100, जिनमें कितने डैमेज्ड हैं? सारे डैमेज, ठीक है। हमें इस दिन का स्टॉक चाहिए जिसमें ये 10 फिर पड़े होंगे, 10 के 10 पड़े हैं, लेकिन उसमें से डैमेज कितने? तो उन 6 को उठा के नीचे ले जाओ। बाकी जो कॉस्ट पे पड़े हैं वो यहां पे फुल कॉस्ट से पड़े हैं, यहां पे आते आते भी फुल कॉस्ट पे रहे हैं। सोचे ना, उसको पता लगा है अब वो शामिल किस पे है, कॉस्ट पे। यहां पे टोटल कॉस्ट पे शामिल है, यहां पे टोटल कॉस्ट पे शामिल है या नहीं? कितनी टोटल कॉस्ट? यहां पे 150 पे पड़े हैं या नहीं? बताएं। मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, डैमेज होने से कॉस्ट खुद ब खुद नीचे नहीं चली जाती, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना। तो ये तो हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ यहां पे। इसमें वो कितने पे शामिल है? 150 पे। हम प्लस माइनस दरमियानी सेल परचेज को करके यहां पे ले आए,
सबके सब किस पे शामिल है? 150 पे। अब मुझे बताओ, ये सारे के सारे डैमेज नहीं है फिलहाल, अब कितनों को डैमेज तस्वुर करेंगे? 6 को। 6 को किस पे उठा के ले आएंगे? एनआरवी पे। 10 को क्यों लाएं? 4 को क्यों लाएं? अभी भी नहीं समझ आई? तो फिर क्लास तो बाद फ्रंट ऑफिस में बैठूंगा, किसी को मसला हो तो। आगे बढ़े जी, आगे क्या बढ़े, रह क्या गया? गुड्स इन ट्रांजिट कॉन्सेप्ट ले, समझ आई है तुम्हें? तो सब समझ आई हुई है सर मैंने इतना सोचा ही कभी नहीं, यही ना हो मुझे समझ ना आए, वो बड़ा फायदा हो जाता है उससे। चलो बैठ जाओ भाई, डरा रहे हो तुम ऐसे। यार तुम जरा इधर उधर होके बैठो ना, तंग करो उसको। नहीं नहीं आपने नहीं तंग कर। गेट आउट। बैठ जाओ बैठ जाओ, उसको कहना कुछ मत, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसलिए छोड़ दिया मैंने। अच्छा जी सुने, एक एग्जाम्पल, सादा सी एग्जाम्पल, शायद पहले कभी जिक्र भी किया हो, नहीं तो अब कर ही रहा हूं जिक्र। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आउट स्टेशन से और यहीं तैयारी करेंगे? आउट स्टेशन से और यहीं तैयारी करेंगे। ओके फैजान तुम भी? चलो जी, फैजान और चिश्ती आ गए सामने, सामने यही आ गया। एंड वाले कौन और किसने हाथ खड़े किए थे एंड से? वो कहेंगे यार हमारी एग्जाम। सियालवी, साथ कौन बैठा हुआ है? नहीं सियालवी और चिश्ती, ये ठीक है जी, चिश्तियां का चिश्ती और सियाल शरीफ का सियालवी है जी। सुनो अब, ये चिश्ती साहब हैं, ये सियालवी साहब हैं, ये दोनों यहाँ पे एक फ्लैट को लेकर रिहाइश पजीर हैं, पढ़ाई से इनका ताल्लुक है, पढ़ने के शोबे से, ठीक है जी। और सुने, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है। सीए करने की कोशिश में है ये दोनों, और प्रेप लीव्स आ गई, ठीक है। अब माशाल्लाह आप लोग खुद हॉस्टल लाइफ, फ्लैट लाइफ से गुजर रहे हैं, हम गुजर के गए हैं इस लाइफ से, तो ये ऐसी जिंदगी है कि 3-3 दिन भी भूखे पड़े रहते हैं, तो पड़े हैं तो पड़े हैं, ठीक है। और यूं करके पड़े होते हैं ताकि दरवाजे पे नजर रहे, जो भी निकलने लगे आवाज आती है 2 रोटियां मेरी भी नहीं। अब बंदा जाए ना, बाहर है मुसीबत में। अच्छा चलो बाहर हाल, तो ये तो नॉर्मल दिनों के अंदर ये होता है, जो वेले होते हैं उनके साथ, ये तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये जरा कम ही पड़ता है, खैर आपको पता ही है, ठीक है, सारा दिन इसने जो है वो घूमना फिरना होता है, ठीक है, थोड़ा बचत होगी तुम्हारी। तो सैलवी ना पिछले को 2 दिन से कुछ चज से उसने खाया नहीं, चज मतलब को अच्छे तरीके से खाया नहीं, ठीक है। और सैलवी ने जो है वो कॉल की चिश्ती को, नहीं पहले कॉल की पिज्जा हट वालों को, ठीक है। और ये पिज्जा हट वालों को इसने कहा कि मुझे पिज्जा चाहिए, कितनी देर में आ जाएगा? उन्होंने कहा पौने घंटे में। तो इसने कहा ले आए, आज जरा भूख कम लगी हुई है, ठीक है। तो वो पिज्जा वाला पिज्जा लेकर निकला, और पिज्जा लेकर जो निकला तो बैग में वो जिप बंद करनी भूल गया बेचारा। रास्ते में बारिश हुई थी, बाइक उसकी स्लिप हुई, बिल्कुल बच गया खुद अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी खराश नहीं आई उसको, लेकिन पिज्जा जो है वो गिर गया। अब जो पिज्जा गिरा तो पिज्जे के ऊपर से गाड़ी भी गुजर गई। अब हैं? नहीं नहीं गाड़ी फिसल के दरख्त नहीं लगी, बस पिज्जे तक ही रहो। बेटा देखो मेरे पास टाइम कम है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सुन लो, मिसाल सुनो। अब ये पिज्जा हट वाला लड़का अगर ये पिज्जा लेके सियालवी के पास आए तो क्या ये इसको एक्सेप्ट करके अपनी परचेज बनाएगा? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। आप लोग खुद अपने आप के बारे में सोच लें, ठीक है, नहीं बनाएगा, ठीक है। हालांकि वो कहेगा सर ये नया पिज्जा है, टायर वाला पिज्जा, कहेगा नहीं जाओ पच जाओ। इसका मतलब जब तक पिज्जा सियालवी के हाथ में नहीं पहुंचा, रिस्क एंड रिवॉर्ड इसको ट्रांसफर
नहीं हुआ तो परचेज इसकी रिकॉर्ड नहीं होनी, ठीक है। अच्छा, अब वो पिज्जा हट वाला डिलीवरी बॉय जो था उसने सैलवी के हाथ में पिज्जा पकड़ाया। अब पिज्जा वो पढ़ पढ़ के 2 दिन से वैसे ही चक्कर आ रहे थे, तो ऐसे हर चीज घूमती नजर आ रही थी। अब जो वापस मुड़ा, फ्लैट का सहन था, अभी कमरे में जाने से पहले नीचे रेत शेत पड़ी हुई थी, वहां पे ये खुद टुडा खा के गिरा, खुद बिल्कुल बच गया। बंदा जरूर बचना चाहिए, बंदे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खुद बिल्कुल बच गया, लेकिन वो क्योंकि अब वो भूख से बेताब था, तो यूं डिब्बा खोल के देख भी रहा था, तो पिज्जा का डिब्बा खुला हुआ, तो जो यूं गिरा तो वो पिज्जा सारा रेत वाला हो गया। अब वो उस लड़के को बुलाएगा, ओ भाई हेलो डिलीवरी बॉय इधर आओ, ये पिज्जा ले जाओ, गिर गया, मैंने नहीं एक्सेप्ट करना। अब वो लेगा वापस, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। अब ये क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ये क्या थे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है जब चीज आपके हवाले हो जाए, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। अब इसने फोन किया पिज्जा हट वालों को, दूसरा सिनेरियो आ गया। मैंने कहा कितनी देर में पिज्जा आएगा? उन्होंने कहा जी पौना घंटा लग जाता है। मैं मर जाना इतनी देर में, ठीक है। तो इसने कहा रहने दो आप लोग, ठीक है। सैलवी को फोन किया, भाई किधर हो? ओ सॉरी, चिश्ती को फोन किया, किधर हो? कहा मैं बस ये बाइक पे 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। नहीं तो 5 मिनट से ना तो सीधा चला जा और वहां से पिज्जा हट से पिज्जा खुद टेक अवे करके आ जा, पैसे मैं दूंगा, फैमिली पिज्जा लेता, मिलके दोनों खाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, तो वेला फिर ही जा रहा था पहले भी। इसने बाइक का दूसरी तरफ मुंह कर दिया, वहां पे गया, वहां पे जाकर पिज्जा ऑर्डर किया और वहीं पे खड़ा, जल्दी करे मेरा बंदा बस दोस्त जो है वो गया, ठीक है। बंदा बस आखिरी सामान थे, जल्दी करो पिज्जा करो, ठीक है। अब वहां से इसने वो बड़ा सा पिज्जा उठा के बाहर निकला बाइक पे। अब इसके पास तो बैग भी नहीं है खैर से। अब इसने वो टंकी के ऊपर यूं करके रख लिया, ऐसे करके रखते हैं ना हम चीजें, ऐसे बाइक कैसे रख दी, और अब यूं चलाना शुरू किया। अब वो चलाता हुआ जा रहा था कि आगे से एक गाड़ी तेज रफ्तार गुजरी, उसकी सिर्फ हवा लगी। अब जो हवा लगी तो ये उड़ा और उड़ के नीचे गिरा और टायर गुजर गया ऊपर। टायर जरूर गुजारना है। अब ये पिज्जा हट पे वापस जाके क्या कहे, अभी तो सियालवी के पास चीजें पहुंची नहीं थी, उसकी परचेज नहीं है, वो मानेंगे नहीं। सियालवी के पास पहुंच जाएगा। अब सियालवी भी कहेगा खैर है, टायर तो दरमियान से गुजरा है। आसपास से तो टायर तो दरमियान से ही गुजरा है, नया टायर वाला पिज्जा, ठीक है। आसपास से तो सही है, ठीक है, तो आओ मिलके खाते हैं। इधर से जरूर वाले वो खा लेगा, टायर वाली जगह छोड़ देंगे। इसकी वजह बता सकते हैं आप? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया था उसी वक्त जिस वक्त सियालवी के ऑथोराइज्ड एजेंट ने, इसके ट्रांसपोर्टर ने, इसके दोस्त ने वहां से गुड्स उठा ली। अब वो गुड्स हालांकि सियालवी के पास नहीं पहुंची थी, इन ट्रांजिट थी, लेकिन वो इन ट्रांजिट गुड्स भी सियालवी का स्टॉक बन चुकी थी। परचेज उसी वक्त रिकॉर्ड हो गई थी जब चिश्ती ने वहां से पिज्जा पकड़ा था और मोटरसाइकिल की टंकी पे रखा था, ठीक है। अब दोनों सिचुएशंस डिफरेंट हो गई हैं, ठीक है। तो एक चीज हमने ऐड की बीच में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या है, जब गुड्स डिलीवर होंगी तब हमें गुड्स रिसीव हुई, हमने परचेज रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। और हमें गुड्स डिलीवर नहीं हुई, रास्ते में है, हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं करनी। एक और चीज भी है, अब चूंकि टाइम खत्म हो गया तो मैं कल आते ही वो पढ़ाऊंगा, 5 मिनट की वो बात है। एक होती है FOB बेसिस और CIF बेसिस, कई नाम सुना हो आपने, फ्री ऑन बोर्ड और कॉस्ट कस्टम इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। वो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता है, वो इसी के साथ रिलेट करूंगा आपको, ठीक है, सही है ना। इंपोर्ट के साथ रिलेटेड है वो, हमने फिक्स एसेट खरीदा था ना जर्मनी से, उसी के साथ रिलेट करेंगे उसको पॉइंट को, ठीक है। अच्छा बहरहाल छोड़ें, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जब गुड्स हमारे पास पहुंचेंगी तो हमारी परचेज, रास्ते में है तो हमारी परचेज, हमारी जिम्मेदारी कोई। सिनेरियो 2, आज का नया सिनेरियो, भाई साहब ने रास्ते से जैसे ही वो उठाई चीजें, अब सियालवी के पास अभी पहुंची नहीं है, लेकिन ये किसका अपॉइंटेड ट्रांसपोर्टर है, किसका एजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही वहां से चीजें उठी, अब वो जिम्मेदारी सियालवी की बन चुकी है, तो इसको परचेज ही रिकॉर्ड करनी चाहिए अभी के अभी, हालांकि गुड्स रिसीव नहीं हुई। अब ये क्या कहेगा,
ये कहेगा माई स्टॉक इन माई प्रेमिसेस एंड माई स्टॉक इन रास्ता। वो इसका स्टॉक बन गया है, वो स्टॉक चलता आ रहा है, वो रास्ते के अंदर स्टॉक पड़ा आ रहा है। अगर खराब हो जाए तो इसका नुकसान है, ना हो तो भी इसी का फायदा है। अब वो स्टॉक इसका है, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका, ठीक है। अब जरा इस एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। जाना है बहन, जाओ रस्ता दे दो यार इसको। DW's stock in transit from supplier as on 30 जून were amounted to 36। 30 जून पर स्टॉक इन ट्रांजिट था। क्या मतलब? 30 जून पर एक ट्रक के अंदर चीजें आ रही थी। ठीक है जी, ये 30 जून का दिन, ये कितना स्टॉक इसमें आ रहा है? 36 नहीं, वो कुछ इसमें 3-4 ट्रक आ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो 30 जून पे सारे के सारे ट्रक रास्ते में ही थे, ठीक है जी। एक ट्रक में 13,100 का स्टॉक था। बाकी कितना बनता है बताना, बाकी कितना बनता है? जल्दी बता दो। टोटल 36 में से कितना? अच्छा, अभी तो देखो, ये ट्रक चले थे जैसे ही फैसलाबाद से 29 जून को, ठीक है, चलो कराची से चलाते हैं। ये ट्रक 25 जून को चले थे कराची से, लेकिन उठाया था हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने इन चीजों को। टोटल 36,000 की ये चीजें थी। तो एक ट्रक निकला 25 जून को, ठीक है जी, और वो पहुंच गया ब्लेड से जो चला था 25 जून को, ठीक है, वो पहुंच गया 9 जुलाई को, ठीक है। वो कब पहुंच गया? 9 जुलाई को। अब 25 जून को चला था, 9 जुलाई को पहुंच गया। जब 9 जुलाई को पहुंच गया तो हमने गिनती की उसके एक दिन बाद, तो ये चीजें भी पहुंच चुकी थी। भाई एक बात याद रखना, ये स्टॉक तो सारे का सारा हमारा हो चुका है, क्योंकि उसने क्या लफ्ज लिखा है? गुड्स इन स्टॉक इन ट्रांजिट फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। ये आप कैसे इसको कहेंगे कि स्टॉक इन ट्रांजिट? स्टॉक बनता ही कब है भाई, वरना वो स्टॉक ना कहता। बहरहाल इससे मजीद बात करेंगे, CIF और FOB बेसिस भी कल बताऊंगा, मजीद क्लियर होंगी बात। ये स्टॉक है इन ट्रांजिट, तो है तो सारे का सारा हमारा स्टॉक। ये बात समझिएगा, सारे का सारा स्टॉक हमारा है या नहीं है? स्टॉक इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? स्टॉक इन रास्ता। स्टॉक बनता ही कब है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हुआ। तो क्या हुआ होगा? उसने सिर्फ स्टॉक इन ट्रांजिट लिख के ये बताया है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड तानू ट्रांसफर हो चुका है। 36,000 रुपए की चीजें इन ट्रांजिट थी 29 जून पे। ये है 30 जून। 30 जून पे हमने चीजें मंगवा ली थी। हमारे ट्रांसपोर्टर ने ये 2 ट्रांसपोर्टर, ये 2 ट्रक हमारे चल पड़े हैं, ठीक है, एक हफ्ते के फासले से। 30 जून पे ये स्टॉक हमारा था, लेकिन ये स्टॉक हमारे पास अभी पहुंचा नहीं था। हमारा स्टॉक इन रास्ता था, ओके डन। लेकिन ये सारे का सारा स्टॉक है तो हमारा स्टॉक ही ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर ये वाली बात ना हो, सिंपल, ठीक है, और 30 जून पे मैं स्टॉक निकालना चाहूं, लेट्स से 30 जून पे 1,000 रुपए मेरा स्टॉक है, तो मैं क्या कहूंगा? 1,000 मेरा स्टॉक ये पड़ा है, जमा 36 का स्टॉक मेरा वो रास्ते में आ रहा है, तो 1,036 का स्टॉक हो गया। बात समझे हो? स्टॉक एंड ट्रांजिट का मतलब समझ आया? अब देखो, हमने किस दिन गिनती की भाई? है तो ये सारा 36,000, ये सारा हमारा स्टॉक है, लेकिन इन ट्रांजिट है, और ठीक है। अब देखो, हमने गिनती किस दिन किया? किस दिन? ये ट्रक पहुंच चुका हुआ है, ये 9 को ही अंदर एंटर हुआ है फैक्ट्री के। देख लो क्या कह रहा है? ऑफ दीज गुड्स कॉस्टिंग 13,100 वर रिसीव्ड ऑन, अच्छा सॉरी, उलट गया, और ये अभी पीछे है, ऐसे ही है। गुड्स ऑफ दीज 36,000 रास्ते में था, ऑफ दीज 13 वाज रिसीव्ड ऑन 9 जुलाई। 13 कब रिसीव हो गया?
9 जुलाई को, ठीक है। ये अगर 9 जुलाई को रिसीव हो गया है तो जब हमने गिनती की होगी तो इस गिनती में 1126 में 1126 में ये 13.1 शामिल हो गया होगा, शामिल है। ओ सुलेमानी टोपी पहन के थोड़ी बैठा स्टॉक कि नजर नहीं आएगा उमरो यार को, है उमरो यार, ठीक है। कहानियां पढ़ते थे, उमरो यार की कहानी किस किसने पढ़ी हुई है? नहीं पढ़ी, गुड, ये है ना बात। इमरान सीरीज किस किसने पढ़ी हुई है? पता है आपको इमरान सीरीज में लंबी लंबी क्यों छोड़ते थे? ओके, आज टाइम नहीं, कल बात करेंगे इस पे। ओके जी, सुने 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 सुने, सारा स्टॉक हमारा इन ट्रांजिट, सारा स्टॉक हमारा है इन ट्रांजिट, बोलो। अच्छा, अब इसमें से 10 जुलाई से पहले जो पहुंच गया वो कितना है? 13 शायद। तो जब हमने गिनती किया होगा तो ये 11-26 में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया। लेकिन ये कितना बना था? हाँ 22,900, ठीक है। ये 22,900 भी हमारा है, ठीक है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं था, इसलिए इस 11-26 की गिनती में शामिल नहीं हो, लेकिन है तो हमारा ही स्टॉक ना। तो अब 13,100 ऑलरेडी शामिल है, जो नहीं शामिल उसको शामिल कर लो। स्टॉक इन ट्रांजिट, वो कह रहा है जी टोटल था कितना? 36,000, इसमें से कितना पहुंच गया? तो वो 13 तो इसमें शामिल हो गया ना, मजीद कितना रह गया? 0.9, उसको ऐड कर दो, ठीक है जी। इस सेल को चेक करो, ऐसे ही हमने यहां पे गंद डाला, इस पे तो एडजस्टमेंट ही कोई नहीं आई, ठीक है। बस इसको क्या करो, ये क्या है? एट सेलिंग प्राइस, इसको यहीं ब्रैकेट में ही ऐड कॉस्ट कर दो, ठीक है। हमने क्या किया जी, सेल्स नेट ही है, ऐड कॉस्ट, नेट सेल्स ऐड कॉस्ट 375 सेलिंग प्राइस है, उधर देखो वही मार्कअप मार्जिन है, डिवाइडेड बाय इनटू, आंसर इज 300। अब ये लिख लिया, अब जाके देखो ऐड, कुछ नहीं करना, इधर आओ इधर आओ, ये टोटल करो नेट 339, ये 339 लिख लिया। अब जाके देखो क्या करना है, लेस, क्या करना है, लेस, मसला ही कोई नहीं, बस लेस डाल दो। अब आंसर बताओ जरा जल्दी से, 1126 जमा 300 माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, जल्दी बताओ ताकि आंसर चेक हो जाए ना जरा। कल शाम को क्लास रखेंगे इंशाल्लाह आपकी, ठीक है। तो तैयार रहें, अब अगले जो ये 31 तक यकम तक दिन है ना, इनमें बस अब क्लासेज ही हैं। पॉइंट जरा देखो, जवाब यही है। अब वहां पे जरा सोल्यूशन और तरह से है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एडजस्टमेंट सिर्फ दो मुश्किल थी, एक एनआरवी वाली ये, और दूसरी शायद ये स्टॉक इन ट्रांजिट, लेकिन ये भी समझने से पहले मुश्किल थी, समझने के बाद ये भी आसान ही है। तो बहरहाल 10 में से बाकी के 7 एक नंबर तो हम ले ही चुके थे, इतने ही लेने होते हैं, तो एक दो एडजस्टमेंट्स की खैर है, ठीक है। ओके, सैटरडे को क्यों नहीं होगी? अभी कल का ज़हन बना के रखें, मैसेज आएगा, फिर मैं इस क्लास में रिकन्फर्म करूंगा।